आपका स्वागत है हमारे शो दी हेल्थ टॉक में। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर परमप्रीत पन्नू, जो एक डॉक्टर हैं, पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री हैं और आज हमसे बातचीत करेंगी, हमें जागरूक करेंगी बच्चों की ऑरल प्रॉब्लम्स के प्रति तथा डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए। डॉक्टर परमप्रीत पन्नू, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे बच्चों की ऑरल केयर, उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स की। पर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री क्या है। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री है जिसमें हम बच्चों की डेंटल नीड्स की टेक केयर करते हैं। दैट मीन्स राइट फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस। तो बच्चों में जो भी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वी आर ट्रेन टू टेक केयर ऑफ दैट। जी डॉक्टर, लाइक डेंटिस्ट्री तो एक कॉमन है, लेकिन पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की स्पेशलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, इसमें ये है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री जो है बच्चों की ट्रीटमेंट है दांतों की जी। तो इसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हम इसको कहते हैं पीडोडोंटिक ट्रीटमेंट ट्रायंगल होता है जी। जिसमें बच्चा तो हमने ट्रीट करना ही है, साथ में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो डेंटिस्ट को इंटरेक्ट करना पड़ता है पेरेंट्स के साथ। पहले पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है ट्रीटमेंट के बारे में, और फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं बच्चे का। 1 सेकेंड, बच्चों में जो साइकोलॉजिकल चेंजेस, इमोशनल, फिजिकल चेंजेस हो रही हैं एज द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, तो हमें वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है, बच्चे का बिहेवियर असेस करना पड़ता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। सो दिस इज़ अ मोर चैलेंजिंग speciality जी। because anybody fears going to a dentist, even adults fear। तो बच्चों में तो बहुत ज़्यादा फिर वो हमें फियर का ध्यान रखना पड़ता है। जी डॉक्टर, बच्चों में आमतौर पर कौन सी ऑरल डिजीज़ हैं जो देखने को मिलती हैं? मोस्ट कॉमन जो ओरल डिजीज़ बच्चों में पाई जाती हैं वो है डेंटल केरीज, फिर सेकंड है मैल ओक्लूजन, जिसमें हम बोलते हैं कि इरेगुलर टीथ, टेढ़े मेढ़े दांत हैं। और कभी कभी हमें डेंटल ट्रॉमा के केसेस भी मिलते हैं जो हमें मैनेज करना पड़ता है। और जिंजिवाइटिस, जो गम्स की इन्फ्लेमेशन है, वो कंपैरेटिवली कम है बच्चों में। सो डेंटल केरीज इज़ द मोस्ट कॉमन। जी, लाइक डॉक्टर, एक कॉमन प्रॉब्लम है कैविटी की, ये कैसे हो जाती है? आमतौर पे लोग डेंटल केरीज और कैविटी को एक ही समझते हैं। एक्चुअली डेंटल केरीज जो है एक डिजीज़ है, जैसे कोई भी दूसरी डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, तो डेंटल केरीज भी एक डिजीज़ है। और जो कैविटी है ये इसकी मैनिफेस्टेशन है। ये लेटर एज पे, लेटर टाइम से आपको एक कैविटी दिखाई देगी दांत में जिसमें डेंटल केरीज की डिजीज़ स्टार्ट हो चुकी है। जी, तो लाइक डॉक्टर, इस डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है? डेफिनेटली। वो कैसे? That is a very nice and important question in the sense कि we say prevention is better than cure, isn't it? And in a country like ours जहाँ पे हमारे limited resources हैं, तो हमारे तो prevention पे ही ज़्यादा stress होना चाहिए। ये जो dental caries मैं आपको बता रही हूँ, जो most common disease बच्चों में है, initially ये पता नहीं लगता, पेरेंट्स को भी नहीं पता लगेगा। और अगर आप इसको बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाओगे एवरी 6 मंथ्स या 3 मंथ्स, तो डेंटिस्ट ही इसको डायग्नोस कर पाएगा कि ये डिजीज़ स्टार्ट हो गई है कि नहीं। जी। तो अगर इनिशियल स्टेजेस में हम डेंटल केरीज को डायग्नोस किया जाए तो फिर इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। इसकी प्रिवेंशन जो है उसके लिए कई स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज़ कि इसकी हमें ओरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, प्रॉपर ओरल हाइजीन। That is regular brushing after meals, morning after breakfast, after dinner. Night brushing is very important. जी, ठीक है। सेकेंड, डाइट कंट्रोल थोड़ा करना पड़ेगा, हमें शुगर इनटेक रिड्यूस करना पड़ेगा। जी। एंड थर्डली, हमें डेंटिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे कि हम सीलेंट्स लगाते हैं परमानेंट मोलर्स में, जहाँ पे डीप पिट्स एंड फिशर्स होते हैं, तो उनको सील कर देते हैं ताकि उसमें खाना ना फंसे उन दांतों में। जी। तो ये कुछ मेथड्स हैं। और यूज़ ऑफ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग डेंटल केरीज। डॉक्टर, केरीज, कैविटीज़ और दांतों में होल हो जाना, इन सब में क्या डिफरेंस है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि लेमैन
कॉमन मैन कहेगा कि दांत में होल हो गया, बच्चे भी ये कहेंगे मेरे दांत में कैविटी है या होल हो गया है जी। तो ये लेटर स्टेज ऑफ द डिजीज़ है, ठीक है ना जी। पहले ये डिजीज़ स्टार्ट हो गई और जब मिनरल लॉस काफ़ी हो गई है दांतों में से तो तब ये वीक हो जाता है टूथ और फिर ब्रेक करके कैविटी बन जाती है। डॉक्टर, कैविटी बहुत कॉमन बच्चों में पाई जाती है, हाँ जी। लेकिन क्या ये किसी एक बच्चे को है और दूसरे को नहीं है, ऐसा क्यों है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें ये है हर एक बच्चे की ससेप्टिबिलिटी, जैसे हमारी ससेप्टिबिलिटी टू अदर डिजीजेस भी डिफरेंट है, इसी तरह एक बच्चा जिसकी ओरल हैबिट्स डिफरेंट हैं दूसरे बच्चे से, ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हैं, तो उसमें जिसकी अच्छी हैबिट्स हैं, गुड ईटिंग एंड गुड ओरल हाइजीन है, उसमें चांसेस कम होंगी। वेरएज दूसरा बच्चा जो हु इज़ इन द हैबिट ऑफ फ्रीक्वेंट स्नैकिंग जी, स्पेशली ईटिंग ऑफ जंक फूड एवरी 2 hours 3 hours, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि कैविटीज़ ज़्यादा होंगी। और जो बच्चा अपना प्रॉपरली ब्रश कर रहा है, रेगुलरली ब्रश कर रहा है, तो उसमें कम होएगी। जी डॉक्टर, जनरली ये कहा जाता है कि बच्चों को चॉकलेट मत दें, इससे दांत खराब हो जाएंगे, ये कितना सच है? मैं इस सवाल का आपका जवाब देना चाहूँगी कि पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेंटल कैरीज होता कैसे है। ओके। इसमें क्या होता है कि हमारे सब के ओरल कैविटी में बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया जब मुंह में हैं और इनको जब शुगर मिलता है इन एनी फॉर्म, जी, चाहे लिक्विड फॉर्म हो चाहे सॉलिड फॉर्म हो, तो ये शुगर को फर्मेंट करके मुंह में एसिड बनाते हैं। जी, ये एसिड फिर दांतों को धीरे धीरे डिसॉल्व करना शुरू कर देता है, वीक कर देता है और वो ब्रेक करके कैविटी बन जाती है। तो ये जो चॉकलेट्स हैं दे आर हाई इन शुगर, दे आर स्टिकी इन नेचर, दे स्टिक टू द टीथ फॉर अ लॉन्गर टाइम। बिल्कुल। तो बैक्टीरिया इन पे ज़्यादा टाइम के लिए एक्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन होएगी, ज़्यादा डीमिनरलाइजेशन होएगी और मोर चांसेस ऑफ कैविटी फॉर्मेशन। इसीलिए चॉकलेट्स आर मोर हार्मफुल दैन शुगर्स इन लिक्विड फॉर्म। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या फ्रूट जूस लेते हैं, वो भी हार्मफुल हैं पर उसमें वो स्टिक नहीं करते। डॉक्टर, बच्चों में डेंटल कैरीज को रोकने में पेरेंट्स का क्या योगदान है? पेरेंट्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ डेंटल कैरीज, कि ये कैसे होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। हम पेरेंट्स को पहले एजुकेट करना चाहेंगे। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चा ब्रश कर रहा है रेगुलरली, मॉर्निंग, आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर। नॉट ओनली कि देखना है कि कर रहा है कि नहीं, उसको चेक भी कर सकते हैं पेरेंट्स। हमारे पास प्लाक डिस्क्लोजेंस हैं जिसके साथ पेरेंट चेक कर सकता है कि बच्चे ने थॉरली ब्रश किया है कि नहीं। सो पेरेंट सुपरविजन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1। सेकेंड, पेरेंट्स बच्चे को डाइट काउंसलिंग भी कर सकते हैं। अगर बच्चे ने चॉकलेट खाना ही है, हम ये नहीं कहते कि बच्चा चॉकलेट ना खाए, कैंडीज ना खाए, अगर खानी है तो वो मेन मील के बाद खाए और उसके बाद ब्रश करे। तो ये सारा एडवाइस और ये रेगुलेशन पेरेंट्स ही कर सकते हैं अपने लेवल पे। बिल्कुल। डॉक्टर, बच्चों की डेवलपमेंट, दांतों की डेवलपमेंट कब शुरू होती है? दांतों की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है इन यूट्रो, दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर के जब यूट्रस में है बेबी, तभी से मिल्क टीथ की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर की डाइट अच्छी होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मदर इज़ मेल नरिश्ड या मदर किसी सिस्टेमिक डिजीज़ से इफेक्टेड है तो बच्चे के होने वाले बच्चे के दांतों में उसकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। सो डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन यूट्रो। डॉक्टर, ये क्यों कहा जाता है कि बच्चों को दूध ज़्यादा पीना चाहिए, इससे दांत मजबूत होते हैं? हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मदर की डाइट का इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। बिकॉज हमारी बॉडी में जो भी मिनरलाइजिंग टिश्यू है, चाहे वो बोन है या टीथ है, उसको कैल्शियम चाहिए। तो इसीलिए एट बर्थ या स्लाइटली एट द टाइम ऑफ बर्थ यू कैन से द कैल्सिफिकेशन ऑफ द परमानेंट टीथ स्टार्ट्स। मिल्क टीथ की पहले हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन यूट्रो, और परमानेंट टीथ की कैल्सिफिकेशन या डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम बर्थ। और ये कैल्सिफिकेशन चलती है 8 to 9 years तक, सारे परमानेंट टीथ की। बिल्कुल। तो इस टाइम में अगर बच्चा दूध कम लेगा तो डेफिनेटली उसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा टीथ के ऊपर। जैसे बोन्स के लिए भी हमें
कैल्शियम चाहिए, सिमिलरली टीथ के लिए भी चाहिए ड्यूरिंग देयर मिनरलाइजेशन। जी डॉक्टर, क्या दूध के दांतों का ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है? डेफिनेटली। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे जनरल पॉपुलेशन में कि ये तो मिल्क टीथ हैं, ये तो शेड ऑफ हो जाने हैं, टेम्परेरी हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट, स्पेशली रूरल इंडिया में। तो उसमें ये है, देखो ये जो मिल्क टीथ हैं, फर्स्ट मिल्क टूथ erupts into the oral cavity at the age of 6 months, 6 to 7 months after the child is born. By 2.5 to 3 years पूरे 20 टीथ की इरप्शन हो जाती है। फिर ये टीथ चलते हैं, बच्चे के खाने में हेल्प करते हैं, एस्थेटिक्स में, उसकी स्पीच में, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में हेल्प करते हैं। प्लस ये जो मिल्क टीथ हैं ये मेंटेन करते हैं स्पेस, क्योंकि नीचे से अभी परमानेंट टीथ आने हैं। अगर हम ये मिल्क टीथ की केयर नहीं करेंगे, इनको जल्दी निकलवा देंगे या इसमें केरीज हो गई, ट्रीटमेंट नहीं कराते, इन्फेक्शन हो गई, तो जो नीचे परमानेंट टीथ डेवलप कर रहे हैं उनमें इनका इफेक्ट हो सकता है। और अगर कोई हम मिल्क टूथ को जल्दी निकलवा देते हैं तो परमानेंट टूथ जो नीचे से आना है उसकी जगह पे उसके लिए स्पेस नहीं रहेगी, तो दांत आपके टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो फर्स्ट परमानेंट टूथ जो है वो 6 ईयर्स पे इरप्ट करता है, और फिर ये मिल्क टीथ 12 साल तक हमारे मुंह में रहते हैं। ये नहीं कि ये अब 6 ईयर्स पे फर्स्ट परमानेंट टूथ, ये सीक्वेंशियली चेंज होते रहते हैं। कुछ डेसिडस टीथ पहले शेड ऑफ हो जाते हैं, फिर उसकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं, इनको हम बोलते हैं सक्सेशनल टीथ। जी डॉक्टर, बच्चों को ब्रश करने कब शुरू करना चाहिए? ब्रशिंग देखो, जो हमारी अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है वो रिकमेंड करती है कि एज सून एज द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स इनटू द ओरल कैविटी, that is the ideal time to start brushing. That means 6 to 7 months. Infancy में ही mother should start taking care of the oral hygiene. Even before eruption of teeth हम कहते हैं कि गम पैड्स हैं जो बच्चों के, जब टीथ नहीं इरप्ट किए उसको भी क्लीन करने चाहिए। तो अभी 6 मंथ्स पे ब्रशिंग स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट पेस्ट। स्पेशल ब्रशेज अवेलेबल हैं। जी, किस टाइप के ब्रशेज और टूथपेस्ट हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। टूथब्रश देखो, जो भी यूज़ करना है बच्चों में वो सॉफ्ट होना चाहिए, साइज हेड साइज ब्रश का छोटा होना चाहिए ताकि इजीली वो लास्ट टूथ तक चले जाए। और टूथपेस्ट नॉर्मली हम 3 इयर्स से नीचे फ्लोराइड टूथपेस्ट नहीं एडवाइस करते, एक्सेप्ट फॉर हाई रिस्क पेशेंट्स। पर चिल्ड्रन अबव 3 to 4 इयर्स उनमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। वो भी टू स्टार्ट विद पहले सिर्फ पिन हेड साइज या डैब ऑफ टूथपेस्ट लगाएंगे, और उसके बाद एक पीस साइज मटर के दाने के साइज का टूथपेस्ट लगाएंगे। और पेरेंट्स को साथ में खड़े होना है और बच्चे को बोलना है कि स्वॉलो नहीं करना टूथपेस्ट, स्पिट करना है। क्योंकि फ्लोराइड मैंने आपको पहले बताया दैट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डेंटल केरीज। जी डॉक्टर, दिन में किस समय ब्रश करना चाहिए और कितनी बार? आइडियली तो देखो, हम 3 मेन मील्स खाते हैं एवरी डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आइडियली 3 टाइम्स करना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ वर्क प्लेस और चिल्ड्रन आर इन द स्कूल। सो at least 2 times is a must. Morning after breakfast and at night immediately after dinner before going to bed. Night brushing is very important in the sense रात को क्या होता है, हमारे मुंह में जो सलाइवा है या सेलिवेशन है वो कम हो जाती है। तो सलाइवा का जो क्लेंजिंग एक्शन है और अदर प्रोटेक्टिव एक्शन है वो कम हो जाता है, और रात को ओरल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, टंग मूवमेंट्स कम हो जाती है, तो खाना ज़्यादा देर दांतों में लगा रहता है। तो रात को ब्रश करना नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, इवन अडल्ट्स सबको। एक और प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, तो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि बच्चा ब्रश नहीं करता, रात को नहीं करता। उसमें हम ये एडवाइस देते हैं कि पेरेंट्स खुद ब्रश करें रात को, एंड बच्चे को अपने साथ खड़ा करें। वो कर रहे हैं तो दे विल एक्ट एज अ मॉडल फॉर द चाइल्ड। पेरेंट्स करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगा। और ये ब्रशिंग हैबिट्स अगर हम एट यंगर एज स्टार्ट कर दें, दिस विल हेल्प द चाइल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, बिकॉज ऑटोमेटिकली वो रूटीन बन जाएगी, उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। सो द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज। डॉक्टर, क्यों ज़रूरी है कि सही तरीके से ब्रशिंग की जाए? हाँ, ये
एक तो ब्रशिंग हो गई, कब करना है, सेकंड कैसे किया जाए और क्यों अच्छी तरह किया जाए। बिल्कुल। जब भी हम खाना खाते हैं, एक तो दांतों में खाना रह सकता है, वो हमें रिमूव करना है टूथब्रश के साथ। सेकेंडली, एक स्टिकी फिल्म फॉर्म होनी शुरू हो जाती है टीथ के ऊपर, जिसको हम डेंटल प्लाक बोलते हैं। ये स्टिकी इन नेचर है और इसमें बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आइडिया ऑफ ब्रशिंग इज टू रिमूव प्लाक। हमारा गोल होना चाहिए कि प्लाक नहीं होना चाहिए टीथ पे, तो इसलिए इसको करेक्ट मेथड से हमें ब्रश करना चाहिए। बच्चों में, छोटे बच्चों में नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि दे शुड ब्रश 2 teeth at a time. First the outer surface of the tooth by moving the toothbrush 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise. And then the inner surface of the teeth also needs to be cleaned. Then the chewing surface of the teeth. ये सारे क्लीन होने चाहिए। और जो सर्फेसेस ऑफ द टीथ जहाँ पे दो दांत आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, वो ब्रश से नहीं साफ होते क्योंकि वहाँ पे गैप नहीं है। उसके लिए हम फ्लॉसिंग एडवाइस करते हैं, यूज़ ऑफ डेंटल फ्लॉस। पर वो छोटा बच्चा अपने आप नहीं कर पाएगा। यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 7 to 8 years a child can start flossing to clean the sides of the teeth, the proximal surfaces of the teeth. डॉक्टर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यूजुअली देखा जाता है बच्चे प्लेग्राउंड्स में खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, खेलते खेलते गिर भी जाते हैं और कई बार उनके दांतों में कोई चोट भी लग जाती है और दांत बाहर भी आ जाता है। तो उस टाइम पे फर्स्ट एड किस तरह की देनी चाहिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है। प्लेग्राउंड में रफ प्ले भी होता है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स भी होता है। तो उसमें अगर बच्चे का पूरा दांत बाहर आ जाए, फ्रंट टूथ, इट इज़ यूजुअली द फ्रंट टीथ और टूथ विच कम्स आउट व्हेन द चाइल्ड फॉल्स ऑन द ग्राउंड और इज़ बीइंग हिट बाय अ बॉल। तो उस केस में आपको एज अ टीचर जो कि प्लेग्राउंड में होते हैं, इमीडिएटली वो टूथ को रिकवर करना चाहिए पहले। फिर उस टूथ को क्राउन पोर्शन से पकड़ के, ये वाइट पोर्शन ऑफ द टूथ जो है उसको पकड़ के रनिंग टैप वाटर के नीचे वॉश करना है। ब्रश नहीं या स्क्रब नहीं करना, वॉश करके अगर हो सकता है, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है 10, 11 years, 12 years का है, तो वापस सॉकेट में डाल सकते हैं जहाँ से वो निकला है। पर क्योंकि कई बार बच्चा पेन में है, ब्लीडिंग हो रही है एंड द टीचर इज़ नॉट कॉन्फिडेंट टू डू इट, इन दैट केस उस टूथ को वॉश करने के बाद एक बॉटल में जिसमें सेलाइन है वो उसमें डाल सकते हैं अगर वो अवेलेबल है। अगर वो नहीं है तो मिल्क में थोड़ा मिल्क बॉटल में डाल के उसमें डाल के जल्दी से जल्दी बच्चे को नियर बाय डेंटिस्ट के पास भेजना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि अगर जितना टाइम के लिए दांत मुंह में से बाहर रहेगा उतना उसकी प्रोग्नोसिस पुअर होएगी। तो हमारा गोल होना चाहिए कि दांत को वेट रखना है। ऑफ कोर्स और अदर मीडिया भी हैं जिसमें हम टूथ को कैरी कर सकते हैं, पर दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल। सो एटलीस्ट सेलाइन या मिल्क अवेलेबल हो सकता है, उसमें डाल के आप उसको ले जाएं और वो दांत रीप्लांट किया जाता है और उसकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल अच्छी हैं अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए। सो ये इन्फॉर्मेशन टीचर्स के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर, डेंटल केरीज में एक सेलेंट का ट्रीटमेंट दिया जाता है बच्चों में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो कितना ज़रूरी है? एक्चुअली ये जो डेंटल सीलेंट्स हैं दे आर गिवन टू प्रिवेंट डेंटल केरीज, नॉट जब डेंटल केरीज हो, उससे पहले हम देते हैं। दैट इज़ जब एक मोलर, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसाइजर्स, केनाइन्स एंड मोलर्स बच्चों में। तो ये जो मोलर होता है टूथ जिससे हम च्यू करते हैं खाना, इसमें अगर आप देखें च्यूइंग सरफेस के ऊपर काफ़ी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, हम बोलते हैं डीप पिट्स एंड फिशर्स होते हैं जहाँ पे खाना फंस जाता है। और जब हम ब्रश करते हैं वो ब्रशिंग से भी वो डीप पिट्स एंड फिशर्स में से खाना नहीं निकलता, तो वो खाना वहीं रहता है और उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, फर्मेंटेशन होता है, एसिड प्रोडक्शन होती है। तो ये सीलेंट्स क्या करते हैं, ये जो डीप पिट्स एंड फिशर्स हैं इसमें फ्लो कर जाते हैं, इनको सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं ताकि इनमें खाना ना जाए। और खाना नहीं जाएगा इनमें तो केरीज नहीं स्टार्ट होएगी, क्योंकि अगर ऐसे फ्लैट हो गए सरफेस जिसमें खाना नहीं फंसेगा तो उसमें ब्रश करना भी ईजी रहेगा। सो ये सीलेंट्स हम एडवाइस करते हैं बच्चों में इन न्यूली इरप्टेड परमानेंट मोलर्स। तो विद इन 6 months of their eruption you can seal the occlusal surface of the permanent molars.
डॉक्टर लाइक बच्चों की ओरल हैबिट्स के बारे में बात करें तो एक थंब सकिंग एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। क्या ये बच्चों को करना चाहिए और कब तक करना चाहिए, और इस क्या टाइम है कि हमें ये बच्चों को इसके बारे में रोकना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एग्जैक्ट इटियोलॉजी या कॉज ऑफ थंब सकिंग इज़ नॉट नोन जी, पर अक्सर ये पाया जाता है और कुछ थ्योरीज दी गई हैं कि इफ़ द चाइल्ड इज़ इनसिक्योर or his demands have not been met on time, then he develops this habit of thumb sucking. Sometimes it is seen right from birth and it continues till later years. पर कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं by the age of 2 या 3 years. Normally हम कहते हैं कि अगर बच्चा ये कर रहा है तो उसको sense of security मिल रही है thumb sucking से. तो a child of 3 or 4 years of age can indulge in this habit, तब तक हम इसको normal consider करते हैं, but beyond 4 years of age definitely it can have detrimental effects on the dentition. That means जो आपके दांत हैं उनको उसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं. नॉर्मली जो बच्चे बियॉन्ड 3 to 4 years करते हैं उनमें देखा जाएगा कि फ्रंट टीथ, अपर टीथ वो बाहर को आएंगे, बाहर को प्रोट्रूडेड होते हैं. लोअर इंसाइजर्स अंदर को रेट्रोक्लाइंड होते हैं, उनके नैरो मैक्सिलरी आर्च होता है, तो सारी उनकी अक्लूजन डिस्टर्ब हो जाती है, फेशियल डेवलपमेंट भी डिस्टर्ब हो जाती है. तो ये हैबिट बियॉन्ड 4 years देन यू हैव टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ प्रोफेशनल. जी डॉक्टर, बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत भी पाए जाते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है क्या? अब ये भी डिपेंड करता है कि किस एज पे हम बच्चे को देख रहे हैं. जी, नॉर्मली जब हमारे लोअर फ्रंट टीथ रिप्लेस होते हैं, मिल्क टीथ रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ से, तो थोड़ी बहुत क्राउडिंग या इरेगुलरिटी देखी जाती है. जी, वो इरेगुलरिटी ऑन इट्स ओन करेक्ट हो जाती है, जैसे कि जॉ साइज बढ़ता है, बच्चा ग्रो करता है. पर अगर ज़्यादा इरेगुलरिटी है दांतों की, ओवरलैपिंग है, अपनी पोजीशन से बाहर हैं, चीक की साइड हैं या टंग की साइड हैं लोअर टीथ में, तो उस केस में हमें ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी. और द अर्लियर वी स्टार्ट द बेटर द रिजल्ट्स. सो एज सच कोई फिक्स्ड एज नहीं है कि इस एज से हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवानी चाहिए. बिल्कुल. इसमें जल्दी से जल्दी हमें इंटरवेंशन लेनी पड़ेगी. डॉक्टर, बच्चों की ट्रीटमेंट की बात करें तो वो कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे, क्या वो आपको प्रॉब्लम नहीं करते जब वो ट्रीटमेंट करवाते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि everybody fears going to a dentist, even an adult बिल्कुल has fear. तो बच्चे में तो ये बहुत कॉमन है. बच्चों को मैनेज करने के लिए हमें पहले उनका बिहेवियर असेस करना पड़ता है. द मोमेंट द चाइल्ड वॉक्स इनटू द क्लिनिक, हम देखते हैं कि ये कोऑपरेटिव रहेगा, अनकोऑपरेटिव रहेगा. फिर उसका असेसमेंट हम खुद करके उसके बाद हम उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस. We have to establish a communication rapport with the child. एक बारी जब आपकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई बच्चे के साथ, फिर हम उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं टू द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, टू द डेंटल इक्विपमेंट. डेंटल चेयर पे बिठाते हैं. उसको हम पहले लीस्ट जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं उससे शुरू करेंगे, जैसे सिर्फ क्लीनिंग ऑफ द टीथ करेंगे, कोई फ्लोराइड एप्लीकेशन है वो करेंगे, ब्रशिंग डेमोन्स्ट्रेशन देंगे ताकि बच्चे को डर ना लगे. अगर बच्चा आता है और हम इमीडिएटली उसकी कैविटी बनाने लग जाएं या कुछ और ऐसा करें तो बच्चा डर जाता है. सो वी हैव टू हैव अ ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डेंटिस्ट्री. उसमें हम टेल शो डू अप्रोच और मॉडलिंग भी होती है. जैसे कि 2 ब्रदर सिस्टर्स आए हैं, पहले हम बड़े ब्रदर को बिठा लेंगे, उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, तो छोटा बच्चा उसको ब्रदर उसका ऑब्जर्व करेगा, तो उससे बिहेवियर थोड़ा ठीक रहता है. डॉक्टर, अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, ये तो हुई बच्चों की दांतों की प्रॉब्लम, लेकिन बड़ों के लिए भी क्या कहेंगे कि हम किस उम्र में ये प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं? कोई स्पेसिफिक एज है? एज सच कोई स्पेसिफिक एज नहीं है. डेंटल केरीज जैसे मोस्ट कॉमन ओरल डिजीज़ मैंने आपको बताया कि किसी भी एज पे स्टार्ट हो सकती है. बच्चों में ये ज़्यादा जल्दी स्प्रेड करती है क्योंकि जो थिकनेस ऑफ एनेमल एंड डेंटिन है मिल्क टीथ में वो कम है एज कम्पेयर टू द परमानेंट टीथ.
तो बाकी अडल्ट्स में जो है उनमें भी है ये डेंटल केरीज की प्रॉब्लम। उनमें जिंजाइवल एंड पेरिडोंटल डिजीजेस ज़्यादा हैं, जैसे कि ब्लीडिंग गम्स हैं, लूज टीथ हैं। तो ये प्रॉब्लम्स किसी भी एज पे स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि ओरल डिजीज़ जो हैं एज सच टू स्टार्ट विद पेनलेस हैं। इनिशियली अगर हम रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जाएंगे तो हम नहीं खुद डायग्नोज कर पाएंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। कोई पेन नहीं होएगी, कोई सिम्टम नहीं होएगा तो हम नहीं जाएंगे जी। सिम्टम स्टार्ट एट अ लेटर एज और लेटर टाइम, तो उस टाइम हम जाएंगे तो फिर ट्रीटमेंट उसकी करवानी ज़रूरी पड़ जाएगी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो उससे पहले अगर हम रेगुलरली जाएंगे तो प्रिवेंशन भी हो पाएगी। सो ये किसी एज पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को भी। डॉक्टर, रेगुलर डेंटल चेकअप ये भी क्यों ज़रूरी माना जाता है? नॉर्मली एज अ डेंटिस्ट आप कहीं भी जाओगे तो डेंटिस्ट आपको बोलेगा कि आपको रेगुलर चेकअप करवानी है। इसमें एक तो मेन एडवांटेज ये है इसका कि एज अ प्रोफेशनल हम डायग्नोज कर सकते हैं डिजीज़ को इन द इनिशियल स्टेज। जैसे कि मैंने बोला कि डेंटल केरीज अगर हम इनिशियली डायग्नोज कर लें तो वो रिपेयर हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, उसमें कैविटी प्रिवेंट हो सकती है। तो एक तो वो डायग्नोज हो जाता है। सेकंड, अगर आपने कोई ट्रीटमेंट की है तो वो ट्रीटमेंट को आप फॉलो अप कर सकते हो, देख सकते हो कि जो आपने फिलिंग की या कोई और ट्रीटमेंट की वो इंटैक्ट है और उसमें कोई ब्रेकेज नहीं या कुछ। सो एंड थर्डली, in case of children, it is a remotivation, re-education for the parents and the child कि उन्होंने ये जो एडवाइस हमने उनको फर्स्ट विजिट पे दी वो सेकंड विजिट में भी वही रिपीट करेंगे, एंड उनके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होएगा कि हमने ये फॉलो करना है। बिल्कुल। डॉक्टर, आपको पेरेंट्स के लिए एडवाइस देना चाहेंगी? पेरेंट्स को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू द मिल्क टीथ। डेसिडोस टीथ भी हम इनको कहते हैं, टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट टिल द टाइम द परमानेंट टीथ रिप्लेस देम। तो उसके लिए दे हैव टू सी दैट द चाइल्ड इज रेगुलरली ब्रशिंग, डूइंग द करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग एंड इज प्रिवेंटिंग द इंटेक ऑफ स्नैक्स frequently. Frequent intake of snacks should be avoided. Parents should try to give them one full main meal. Breakfast है तो पूरा ब्रेकफास्ट ले लें, उसके बाद बच्चों को टिफ़िन में हेल्दी स्नैक्स दें और फिर लंच ले, उसके बाद इवनिंग स्नैक एक टाइम ले सकता है और देन डिनर। एंड once in a while on a weekend or sometimes they can have the child indulge in their likes or the food which they like, but after that make them brush. And the parents should bring the children for regular checkup. That is very important. जी डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.